इंपॉर्टेंट बना रहे हैं कि ए मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच। मतलब किसी भी व्यक्ति को जरूरी नहीं है कि उसे खुश कहा जाएगा बिकॉज इज रिच, क्योंकि वह क्या है, अमीर है। और अनहैप्पी या उसे नाखुश या उसे उदास कहा जाएगा बिकॉज ही इज पुअर, क्योंकि वह गरीब है। यानी अमीरी होने का मतलब यह नहीं कि वह सुख में है, और गरीबी होने का मतलब यह नहीं है कि यह दुख में है। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी। अमीर लोगों को अक्सर देखा जाता है कि वो नाखुश होते हैं। द पुअर टू बी हैप्पी, जबकि गरीब लोग क्या होते हैं, अक्सर खुश नजर आते हैं। कहने का सेंस है कि मनी जो है, मनी की वजह से या आपको प्रॉपर्टी की वजह से आपको खुशी आ जाए ये जरूरी नहीं है, सेटिस्फैक्शन होना जरूरी है। जो महात्मा गांधी ने ऊपर कहा था कि हमें सेटिस्फैक्शन को प्राप्त करना चाहिए। ओके, मनी जरूरी नहीं है कि वो आपको हैप्पीनेस दे ही। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पीपल। कोई भी सिचुएशन आ जाए, कोई भी एज हो जाए, कहा गया है कि मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर। लाखों लोग हमेशा गरीब रहेंगे ही। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, इन सबों चीज़ों को देखते हुए कि अमीरी का मतलब ये नहीं कि खुश होगा और गरीबी का मतलब ये नहीं कि दुख होगा, तो हमारे पूर्वजों ने इन सबों को ऑब्जर्व किया, हमारे एंसेस्टर्स ने, और तब उन्होंने एक डिसीजन लिया। डिसीजन क्या लिया कि आवर एंसेस्टर डिसवेडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स। हमारे जो एंसेस्टर्स रहे यानी पूर्वज, डिसवेडेड, उन्होंने ये निश्चय किया, निर्णय लिया, अस हम लोगों के लिए, फ्रॉम डिसवेडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स। डिसवेडेड मतलब होता है अलग कर देना। उन्होंने हम लोगों को यानी हमारे पूर्वजों ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति में उन्होंने कहा कि हमें लग्जरीज कहने का मतलब होता है जब महंगी कार खरीद लेते हैं, महंगी बाइक ले लेते हैं, या महंगे फ्लैट में रहते हैं, या महंगे बेडशीट ले लेते हैं, तो ये सब लग्जरीज हो गए जिसकी कॉस्ट बेहद ही हाई रहती है, लेकिन नीड उसकी वैसी रहती नहीं है। तो ये उन्होंने, हमारे पूर्वजों ने कहा कि इस लग्जरीज और प्लेजर्स की चीज़ों से हमें अलग कर दिया जाए, क्योंकि इसमें वास्तव में सेटिस्फैक्शन नहीं है, इसमें खुशी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कहा गया वी हैव मैनेज द सेम काइंड ऑफ लॉ एज एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो। उन्होंने कहा, मतलब हमारे पूर्वजों का मानना था कि वी हैव मैनेज विद द सेम काइंड ऑफ लॉ एज एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो। हम लोग आज भी उसी प्रकार की खेती पद्धति अपनाते हैं जिस प्रकार से हजारों वर्ष पहले की जाती थी। इसका एग्जाम्पल आप ऑर्गेनिक फार्मिंग से ले लेते हैं। आज जो पूरे विश्व जो है वो केमिकल फार्मिंग से दूर जाना चाहता है, यानी मिट्टी में किसी प्रकार के केमिकल का यूज नहीं किया जाए, इससे जमीन जो है वो इनफर्टिलिटी को प्राप्त कर लेती है, यानी वो बंजर हो जाती है, जबकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऐसा होता नहीं है। और इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग को ही इंपॉर्टेंट दिया गया है। तो हमारे पूर्वज तो स्टार्टिंग से, शुरू से, उसी काल से इस बात को समझते आ रहे हैं, प्रयोग के आधार पर, एक्सपेरिमेंट के आधार पर, कोई हवाई बातें तो वो कर नहीं रहे थे। एंड इंडिजिनस एजुकेशन रिमेन्स द सेम एज बिफोर। और जो हमारा जो इंडिजिनस एजुकेशन है, इंडिजिनस एजुकेशन होता है कि जिसे आप नेटिव कहते हैं, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। यानी हमारे पूर्वजों का कहना था हमें वही शिक्षा चाहिए जो हमारे काम की हो, हमारे समाज सोसाइटी की हो। तो सबसे पहले किसी को भी वही शिक्षा देनी चाहिए। हम लोग आजकल विश्व की शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन अपने गांव की सभ्यता के बारे में नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले हमें इंडिजिनस एजुकेशन को फॉलो करना चाहिए, उसके बाद विश्व के बारे में सोचेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या, वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ को, एक पैराग्राफ छूट गया, ओके पीछे वाला, कि वी हैव रिटेन द सेम काइंड ऑफ कॉटेजेस दैट वी हैड इन फॉर्मर टाइम्स, कि हम लोग उसी प्रकार के अभी भी घरों में यानी झोपड़ियां बनाते हैं जैसा पहले बना करता था। एंड आवर इंडिजिनस एजुकेशन रिमेन्स द सेम एज बिफोर, और हमारी जो शिक्षा की परंपरा है वो अभी भी पहले जैसी ही मौजूद है। वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ करोडिंग कंपटीशन, मतलब हम लोगों के पास ये जो जीवन स्पर्धा होती है, प्रतियोगिता होती है कि उसको देख के ईर्ष्या होना, उसको देख के जलना, इस चीज़ों में हमारे पूर्वज विश्वास रखते नहीं थे। Each followed his own occupation or trade and charged a regular wage. Wage का सेंस यहाँ मजदूरी से। यहाँ क्या कहा, each followed, हर एक व्यक्ति, भारतीय सभ्यता में रहने वाला, संस्कृति में रहने वाला व्यक्ति, हर एक व्यक्ति जो है his own occupation or trade, वह अपनी परंपरा या अपने कार्य और अपने व्यापार को फॉलो करता था, और उसकी एक निश्चित वेज जो उसकी मजदूरी होती है पर्याप्त संख्या में, वो चार्ज किया करता था। ये नहीं कि कोई चार्ज अगर 200 होगा है तो उसको बढ़ाकर 250 कर दिया जाए, ऐसा नहीं होता है।
जैसे देखा जाता है कि मार्केट में अगर किसी सामान की अचानक कमी हो जाती है, स्कार्सिटी हो जाती है, उसका प्राइस ऑटोमेटिक हाई कर दिया जाता है। इसी वजह का कारण होता है कि लोग जो है जब कोई भी संख्या में कमी रहती है तो वो खरीद नहीं पाते। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपकी एक्चुअल प्राइस है, चाहे आपके पास जितना भी नंबर क्यों ना हो सामान का, आपको उसी प्राइस में बेचना चाहिए, उसकी प्राइस हाई नहीं करनी चाहिए। ये अगेंस्ट द मॉरलिटी है, जो इंडियन सिविलाइजेशन कभी इस बात को कहता नहीं है। तो हर एक व्यक्ति अपना ऑक्यूपेशन ट्रेड फॉलो किया करता था और अपनी मजदूरी प्राप्त किया करता था। इट वॉज नॉट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी। अब भारत के खिलाफ एक और चीज लगता है कि भारतीय लोग जो हैं वो मशीनरी का आविष्कार करना नहीं जानते थे, इन मशीनों का आविष्कार करना नहीं जानते थे। तो इस पर महात्मा गांधी यहाँ से ये बात को ओपन करते हैं, इट वाज नॉट दैट, ऐसा नहीं था, दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, कि हम लोग जो हैं यानी हमारे पूर्वज जो हैं वो मशीनरी का आविष्कार करना नहीं जानते थे, यानी मशीनों को बनाना, ऐसा कहना गलत है। बट आवर फोर फादर्स न्यू डेट, लेकिन जो हमारे फोर फादर्स रहे, यहाँ फोर फादर्स के स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, FOREFATHERS। बहुत लोग फोर फादर का स्पेलिंग FOUR कर लेते हैं, जो कि गलत हो जाता है। ओके, तो इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। तो कहा गया बट आवर फोर फादर्स न्यू डेट इफ यू सेट आवर हर्ट्स आफ्टर सच थिंग्स वी बिकम स्लैव्स एंड लूज आवर मोरल फाइबर। तो हमारे पूर्वजों ने इसे क्या वक्तव्य दिया कि जब हमारे पूर्वजों पर आरोप लगता है या भारतीय लोगों पर आरोप लगता था कि हम लोग मशीन का आविष्कार करना नहीं जानते थे, तो इसके लिए महात्मा गांधी ने कहा कि इफ वी सेट आवर हर्ट्स आफ्टर सच थिंग्स, कि सच थिंग्स ऐसी चीजें जो मशीन से जुड़ी हुई चीजें हैं, अगर हम लोग इसके प्रति अगर अपना दिल लगा लेते हैं या इसमें अपना मन बसा लेते हैं, ध्यान रखिएगा, ओके, वी वुड बिकम स्लैव्स एंड लूज आवर मोरल फाइबर। तो हम लोग इसके गुलाम बन जाएंगे, स्लेव्स बन जाएंगे, आदत लग जाएगा, लत लग जाता है, और हम लोग जो अपना मोरल फाइबर, जो नैतिक चरित्र है, जो हमारा नहीं कहते जमीर कहते हैं, वह हम लोग उसको लूज कर जाएंगे, यानी खो जाएंगे। जैसे कोई किसी व्यक्ति को मोबाइल का लत रहता है, किसी व्यक्ति को सोशल मीडिया का लत रहता है, तो उसको लगता है कि यही सब कुछ चीज़ें, किसी व्यक्ति को बाइक का शौक है, कि मतलब जरूरत के वक्त ये सब सारी चीज़ें जरूरी है, लेकिन जिसमें जरूरी नहीं है इसको अवॉइड करना चाहिए। ओके, तो ये अगर इस पे ज़्यादा दिल लगा बैठेंगे तो हम लोगों का दिमाग जो है एक तरह अलग तरीके से रन कर देता है। जैसे कोई भी छोटा बच्चा जब वो खिलौने में अपना दिल बसा लेता है, ओके, तो ऐसा देखा जाता है जब वो उसे आप खिलौने के थोड़ा दूर लेते हैं या ऐसे शो करते हैं मैं तुमसे छीन रहा हूँ, तो वो चिल्लाना शुरू कर देता है, रोना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि उस मशीन में उसने अपना दिल बसा लिया है। तो जैसे सही चीज़ों में दिल बसाया जाए कोई दिक्कत नहीं, आप अपने नॉलेज में, आप अपने पैशन में, आप अपने हॉबी में दिल बसाइए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन मशीनरी में ज़्यादा दिल लगाने की जरूरत नहीं है। उतना ही दिल लगाएं जितना आपके काम का हो, बाकी तो जिंदगी सुख में है। आगे आते हैं, तो दे देयरफॉर आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन डिसाइडेड दैट वी शुड ओनली डू व्हाट वी कुड विद आवर हैंड्स एंड फीट। तो हमारे पूर्वजों ने इस बात पे बात विचार किया, डेलिब्रेशन मतलब उन्होंने मीटिंग करवाई और उन बहुत सारे जो हमारे पूर्वजों उस टाइम रहे होंगे, उन्होंने इस बात पर डेलिब्रेट किया, मतलब बात विवाद विचार विमर्श किए, और विचार विमर्श करने के बाद ये फैसला लिया गया, ध्यान रखेगा क्या, कि वी शुड ओनली डू, कि हम लोगों को वही काम सिर्फ करना चाहिए, व्हाट वी कुड विद आवर हैंड्स एंड फीट, जिस काम को करने हमारे हाथ और पैरों का इस्तेमाल हो सके। यानी फिजिकल वर्क पे हमारे पूर्वज ज़्यादा ध्यान दिया करते थे कि फिजिकल जरूरी है, क्योंकि फिजिकल वर्क अगर हम लोग करते रहते हैं तो हम लोगों का जो फिजिकल नीड है या स्वास्थ्य हेल्थ है वह सही रहता है, और स्वास्थ्य सही रहे, हेल्थ अगर सही रहता है तो सब कुछ सही है। बहुत लोग तो अचीवमेंट प्राप्त करने के बाद भी, अपने गोल को अचीव करने के बाद भी शरीर की हेल्थ से वो मतलब वो दूर ही रहते हैं, तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पूर्वजों का यह खासा मतलब विचार विमर्श किया गया। तो हम लोगों के पूर्वज जो हैं ये मशीन से क्यों दूर हुए, रीज़न यही था मशीन से दूर होने का, क्योंकि कहीं हम लोग उसके गुलाम न बन जाएं और ऐसी चीज़ों में हम लोग ना उलझ जाए जिसमें हमारे शरीर का यूज़ ही ना हो। अगर हमारे शरीर का यूज़ नहीं होगा तो हमारा फिजिकल प्रॉब्लम एक लेवल से ऊपर टच कर जाएगा और हेल्थ हम लोगों का खराब हो जाएगा। जबकि इसी बात कही गई है कि जो कहा जाता है ओल्ड इज गोल्ड, एक पुरानी लाइन है लेकिन बहुत ही गोल्ड है, कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ ही हमारा क्या है, रियल वेल्थ है। और ऐसा भी कहा जाता है कि अ हेल्दी सोल ड्वेल्स इन अ हेल्दी माइंड, ओके, या ऐसा कर सकते हैं, ओके, कि अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन भी क्या रहता है, स्वस्थ रहता है। दे देयरफॉर, आप ये तो हो ही गया, दे सॉ दैट आवर रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ कंसिस्टेड इन अ प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट। उन लोगों ने कहा और उन लोगों ने देखा दैट आवर रियल हैप्पीनेस, कि हमारी जो वास्तविक खुशी होती है रियल हैप्पीनेस है, एंड हेल्थ, रियल हैप्पीनेस और हेल्थ की बात की गई, स्वास्थ्य की,
कंसिस्टेंट इन अ प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट। अगर आप सही तरीके से अपने हैंड्स और फीट का यूज़ करते हैं, मतलब उपयोग करते हैं, तो आपको रियल हैप्पीनेस भी मिलती है और आपको अच्छा स्वास्थ्य भी मिलता है, रियल हेल्थ मिलता है। इसलिए हमारे पूर्वज मशीनरी से दूर हो गए और उन्होंने सोच समझ कर किया, जबकि उन्हें मशीन बनाना आ रहा था, वो मशीन बनाने की मतलब टेक्निक वो जानते थे, स्किल जानते थे। लेकिन वही चीज़ हुआ कि हमें किसी भी निर्णय पे पहुंचने से पहले, किसी भी चीज़ को अपनाने से पहले, किसी भी चीज़ को खरीदने से पहले एक बार सोचना चाहिए कि इसकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या यह हमें कहीं नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, या हो सकता है कि कहीं यह हमारे टाइम तो किल ना कर दे। तो इसी चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। पैराग्राफ नंबर 7 में आते हैं, कहा गया दे फर्दर रीजन दैट, इसका वो आगे का और रीजन देते हैं, ओके, दैट लार्ज सिटीज वर ए स्नेर। मतलब इस पैराग्राफ में महात्मा गांधी ये समझा रहे हैं कि हमारे पूर्वज जो है कभी भी बड़े शहर के पक्ष में नहीं थे, वो चाहते थे कि छोटे छोटे गांव बसाए जाएं, वही काफी हो। अब इसका रीजन क्या दिया जाता है, सो देखते हैं। दे फर्दर रीजन दैट लार्ज सिटीज वर ए स्नेर, कि जो बड़े शहर होते थे वो एक जाल के तरह थे, मतलब एक कह सकते हैं फंदा की तरह होता है, एंड ए यूजलेस एनकम्ब्रांस, और एक यूजलेस अनुपयोगी बोझ की तरह बड़े शहर होते हैं, एंड दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, और वहाँ के लोग उस बड़े शहर में कभी खुश रहते नहीं हैं। और उसका आगे रीजन देते हैं दैट देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स, वहाँ चोरों का गैंग होता है, ओके, एंड रॉबर्स डकैत होते हैं, प्रोस्टिट्यूशन वेश्यावृत्ति होती है, मतलब गलत प्रकार के चीज किए जाते हैं शारीरिक संबंधी, एंड वाइस फ्लोरिशिंग दैम, और वहाँ पर पापों की वृद्धि होती है, गलत कामों की गुणोत्तर रूप से मल्टीप्लिकेशन वहाँ वृद्धि होती रहती है। तो बड़े शहर में ये सब चीज़ कॉमन थे, जो महात्मा गांधी इस सब चीज़ का विरोध किया करते थे। और किस वजह से, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने भी इसका पक्ष लिया था। एंड द पुअर मैन वुड बी रॉब्ड बाय द रिच मैन, और कहा जाता है कि जो अमीर लोग होते थे वो गरीब लोगों को लूटा करते थे। ऐसा हम लोग आजकल आसपास के सोसाइटी में भी इस प्रकार को ऑब्जर्व कर सकते हैं। एंड दे वर देयरफॉर सैटिस्फाइड विद द स्मॉल विलेज, इसीलिए हमारे पूर्वज जो हैं दे वर देयरफॉर सैटिस्फाइड विद द स्मॉल विलेज, उनका कहना था छोटे गाँव ही बसाए जाए, बड़े शहर की कोई जरूरत नहीं है। पैराग्राफ नंबर 8 में मूव करते हैं। दे सॉ दैट, उन लोगों ने देखा, उन लोगों ने कहने का मतलब क्या, हमारे पूर्वजों ने इस बात को देखा, द किंग्स, कि जो राजा हुए, ओके, एंड देयर सॉर्ड्स, और उनके जो तलवार हैं वर इंफीरियर टू द सॉर्ड्स ऑफ एथिक्स, कि जो सॉर्ड्स ऑफ, जो नीति का सॉर्ड्स होता है, मतलब हमारे पूर्वज उनके तलवार जो हैं वो उनको कम करके आंका गया था टू द सॉर्ड्स ऑफ एथिक्स। जो नीति शास्त्र होती है, जो नीति समाज को या संविधान की जो नीति है, उसके सामने राजा और उनके तलवारों का कोई महत्व नहीं था। मतलब नीति को ऊपर रखा गया और राजा और उनकी तलवार को नीचे कर दिया गया। एंड दे देयरफॉर होल्ड द सॉवरेन्स ऑफ द अर्थ टू बी इंफीरियर टू द ऋषिज एंड फकीर्स। सॉवरेन्स कहने का मतलब होता है मालिक, इसलिए उस समय जो राजा महाराजा हुआ करते थे या जो शासक कहा जाता था पृथ्वी के, उनको जो है इंफीरियर, उनको कम आंका गया टू द ऋषिज एंड फकीर्स, जबकि ऋषि और फकीर को ऊपर उठाया गया। क्योंकि ऋषि और फकीर कौन होते थे, ऋषि और फकीर जो सेटिस्फैक्शन को प्राप्त कर लेते हैं, जो इस लग्जरीज और प्लेजर्स की चीज़ों में फंसते नहीं हैं, मशीनों में फंसते नहीं, उनके गुलाम नहीं बनते हैं, वो बड़े शहर में ज़्यादा उनका शौक नहीं रहता है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने कहा कि ऋषि और फकीर का एक अहम योगदान समाज में सबसे ऊपर होना चाहिए, जबकि राजा और उनके तलवारों का नीचे होना चाहिए। A nation with a constitution like this, एक ऐसा संविधान जिसमें ये सारी चीज़ें हों, is fitter to teach others than learn from others। तो महात्मा गांधी कहते हैं ऐसा रहा जिसमें ये, जिसमें ऋषि मुनि ज्ञान सेटिस्फैक्शन को ऊपर दिया गया हो, पावर को या पॉलिटिक्स पावर को नीचे आंका गया, ऐसा समाज अगर भारत है जो कि था, तो हमें दूसरों को सिखाने की जरूरत है, हमें किसी और सभ्यता से सीखने की जरूरत नहीं है। इसलिए भारतीय सभ्यता में यह कहा गया था, ध्यान रखिएगा, कि हमें किसी से सीखने की जरूरत नहीं है, दूसरा आए उसको हम लोग सिखाएंगे। ये रही भारतीय सभ्यता। दिस नेशन हैड कोर्ट्स, लॉयर्स एंड डॉक्टर्स, ओके। और जिस आज डेमोक्रेटिक कंट्री की हम लोग बात कर रहे हैं, भारत के डीएनए में, भारतीय इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के डीएनए में ही डेमोक्रेटिक है। स्टार्टिंग एज से ही ध्यान रखेगा लोकतांत्रिक परंपरा अपनाई जा रही थी। तो इसे कहा गया है कि दिस नेशन हैड कोर्ट्स, यह जो राष्ट्र था भारत, इसमें कोर्ट्स थे, लॉयर्स थे, डॉक्टर्स थे, मतलब कोर्ट दरबार लगा करता था, लॉयर्स वकील थे, डॉक्टर्स थे, बट दे वर ऑल विद इन बाउंड्स, लेकिन वो सब के सब क्या थे, बाउंड, एक लिमिट में काम किया करते थे, लिमिट से बाहर नहीं। लिमिट से बाहर मतलब किसी को ये नहीं समझना था कि अगर वो लॉयर बन गया, डॉक्टर्स बन गया,
वो कोई समाज का मतलब एक मालिक बन गया, ऐसा नहीं। उनको ये समझना पड़ता था कि वो समाज की सेवा के लिए वहाँ पर हैं, ना कि उनके मालिक के लिए। जैसे एक वर्ड आजकल ज़्यादा हम लोगों के समाज में मूव करता रहता है, प्रधानमंत्री कहा जाए या प्रधान सेवक कहा जाए, प्रधानमंत्री कहा जाए या प्रधान सेवक कहा जाए। तो ये बहुत खूबसूरत है कि प्रधान सेवक, कि वो सेवक हैं। ओके, आगे आते हैं। एवरीबडी न्यू डैट दीज प्रोफेशंस वर नॉट पार्टिकुलरली सुपीरियर। और जो भी व्यक्ति चाहे कोर्ट में थे, राजा थे, या कह सकते हैं डॉक्टर्स थे, लॉयर्स थे, एवरीबडी न्यू, हर एक व्यक्ति इस बात को जानता था क्या, दैट दीज प्रोफेशंस वर नॉट पार्टिकुलरली सुपीरियर, कि ये जितने भी प्रोफेशन थे, चाहे आप लॉयर्स बन जाइए, चाहे कोई किसी प्रोफेशन को आप अपना लीजिए, वो सुपीरियर समाज में नहीं था। ओके, बस सबको ये ध्यान रखता था कि वो समाज की सेवा में उन सबों को लगना है। मोर एवर दीज वकील्स एंड वैद्य डिड नॉट रॉब पीपल। और ज़्यादातर ये देखा जाता था कि ये वकील और जो वैद्य हैं, वैद्य यानी कि जिन्हें आप डॉक्टर्स कह देते हैं, डिड नॉट रॉब पीपल, इन्होंने लोगों का भी लूटा नहीं। क्योंकि महात्मा गांधी के जीवन काल में भी कई प्रकार इस प्रकार से देखा गया है कि वो जब गाँव में जाते थे, बहुत सारे केसों की सुनवाई में जो लॉयर्स हुआ करते थे, वो सिर्फ रुपये लेने का, शोषण का एक जरिया बना लिए थे, जबकि सेवा उन्हें करना था। महात्मा गांधी की जीवन पद्धति में कई बार ये घटना वो अपनी चर्चा करते भी अपनी ऑटोबायोग्राफी में। तो लूटा नहीं करते थे। दे वर कंसीडर्ड पीपल्स डिपेंडेंट्स। वे लोग इस बात को कंसीडर समझते थे, पीपल्स डिपेंडेंट, लोगों की निर्भरता। वो समझते थे कि लोग उन पर निर्भर हैं, इसलिए उनकी सेवा करें, ना कि निर्भर होने का मतलब ये नहीं कि उन्हें लूट लेना है। नॉट देयर मास्टर्स, उन लोगों का मालिक नहीं बनना है। जस्टिस वाज टॉलरेबल, और जो न्याय प्रक्रिया हुआ करती टॉलरेबल, पूरी तरीके से स्वच्छ होती थी। द ऑर्डिनरी रूल वाज टू अवॉइड कोर्ट्स, जो छोटे मोटे रूल हुआ करते थे उनको कोर्ट्स अनदेखा कर दिया करता था। देयर वर नो टाउट्स टू ल्यूर पीपल डैम, वहाँ पे कोई टाउट्स नहीं रहा करते, टाउट्स मतलब दलाल, टू ल्यूर पीपल इनटू डैम, कि लोगों को लूट लेने के लिए वहाँ कोई दलाल नहीं हुआ करते थे। दिस इविल वाज टू नोटिसेबल, और इस बुराई को भी खासा देखा जाता था ओनली इन अराउंड कैपिटल, कुछ जो जगह हुआ करते थे वहीं आसपास में, ध्यान रखेगा, इस प्रकार की कुछ कुछ बुराइयाँ दिख जाती थी, पूरे गांव में कभी दिखती नहीं थी। द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली, जो सामान्य लोग हुआ करते थे वो स्वतंत्रता को अपनाते थे, आज़ादी को अपनाते थे, गुलामी को नहीं। एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, और जो अपनी कृषि पद्धति थी, खेती का सिंपल सा काम किया करते थे और उसी से अनाज खाया करते थे और आज़ादी से रहा करते थे। और इसी प्रकार से दे एंजॉय ट्रू होम रूल, जो वास्तविक घरेलू सुख होता है। और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाएगा कि हमारे पूर्वजों ने ट्रू होम रूल एंजॉय किया। जो घरेलू सुख होता है, जो पारिवारिक सुख होता है, जहाँ पर आप समाज के साथ रहते हैं, समाज का ख्याल रखते हैं, आप समाज के हिस्से होते हैं, समाज की आप सेवा करते हैं, अपने माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, पूरे परिवार के साथ आप रहते हैं, दिन भर जो भी आप करते हैं, शाम में एक साथ बैठ के परिवार के एक हिस्से रहते हैं, जॉइंट फैमिली के रूप में, और उसको एंजॉय करते थे। हमारे पूर्वजों का ऐसा स्वप्न था भारत। और अगर ऐसा स्वप्न अगर आज किसी परिवार में है तो सोचिए वास्तव में सुख में है। क्योंकि एक बात भी कही गई है कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, जहाँ यूनिटी है वहाँ ताकत है, और परिवार अगर यूनाइटेड है तो वह जरूर उसमें ताकत है, और जो परिवार बिखर गया उसमें कभी ताकत दिखती नहीं है। ओके, चलिए पैराग्राफ नंबर 9 में आ जाते हैं। इसमें कहा गया है द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाय मी हैज़ बीन सो डिस्क्राइब्ड बाय इट्स वोटरीज। वोटरीज कहा जाता है फॉलोअर्स को, जो किसी के उपासक होते हैं, जो किसी को मानते हैं, जो किसी में विश्वास रखते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, वोटरीज कहते हैं। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन, जो भारतीय सभ्यता है, एज डिस्क्राइब्ड मी, जो मेरे द्वारा डिस्क्राइब किया गया है, मतलब कह सकते हैं चर्चा में लाया गया है, हैज़ बीन सो डिस्क्राइब्ड बाय इट्स वोटरीज, जो इनके उपासक हैं, इन्हें भारतीय सभ्यता को जो मानने वाले हैं, जो उपासक हैं, वो भी उसी प्रकार से डिस्क्राइब करते हैं। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और दुनिया के किसी भी हिस्से में, एंड अंडर नो सिविलाइजेशन, और किसी भी सभ्यता में, हैव ऑल मैन अटेंड परफेक्शन, किसी भी व्यक्ति को परफेक्शन यानी कि पूर्णता प्राप्त नहीं हुई है। कहने का सेंस है कोई भी व्यक्ति किसी भी सभ्यता में अपने आप को पूर्ण नहीं कर सकता है कि मेरे में कोई गलती नहीं है, ऐसा कहीं नहीं। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द मोरल विंग, जो पहले डिस्कशन किया गया था इंट्रो वाले सेक्शन में फर्स्ट क्लास में, कि इंडियन सिविलाइजेशन की जो
टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है कि भारतीय सभ्यता का जो आचरण है, जो प्रवृत्ति है, इज टू एलिवेट द मोरल बीइंग, कि ये मोरल बीइंग यानी नैतिक बात को क्या करता है, एलिवेट करता है, नैतिक विचार को एलिवेट करता है, यानी ऊपर उठाने का यह काम करता है। That of the Western civilization is to propagate immorality, और वहीं पर जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन यानी जो पश्चिमी सभ्यता के लोग हैं, इज टू प्रोपोगेट इमोरलिटी, वो अनैतिकता को मतलब दुराचरण को क्या करते हैं, वो प्रोपोगेट करते हैं, ऊपर बढ़ाने का काम करते हैं। अब इसमें महात्मा गांधी एक बहुत ही खूबसूरत बात कहते हैं, द लैटर इज गॉडलेस, यानी आज का समय जो है, जो आधुनिक समय है, ये गॉडलेस है, इसमें ईश्वर की जगह नहीं देखी जाती है, यानी कि लोग शक करना, नहीं मानना, क्योंकि एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण आ जाता है उस वजह से। द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, जबकि पहले का जो समय रहा भारतीय सभ्यता में, उसमें ईश्वर की एक खास जगह रहा करती थी, एक नियमावली रहा करती थी, ईश्वर में विश्वास किया करते थे। लेकिन आज के जो कह सकते हैं सो कॉल्ड लोग हैं, उनको ईश्वर में विश्वास नहीं है, आस्था में विश्वास नहीं है। उनके अनुसार मंदिर नहीं बनाने चाहिए या कोई भी धर्म स्थल नहीं बनाना चाहिए, ये गलत बात है। और ये वैसे लोग कहते हैं जिनका धर्म के ऊपर कोई भी रिसर्च नहीं है। जब तक आपका किसी बात के ऊपर रिसर्च ना हो, आप किसी भी बात के ऊपर बोलने से बचें। ये एक बेसिक सी बात है। इसलिए महात्मा गांधी कहते हैं पहले के समय में ईश्वर में विश्वास रहा करता था, लेटर जो हो गया वो गॉडलेस हो गया है। सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग, सो ऐसा विश्वास करते हुए, ऐसा बिलीविंग मानते हुए, समझते हुए, इट बिहोव्स का मतलब होता है नेसेसरी, यानी अति आवश्यक, बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। एवरी लवर ऑफ इंडिया, भारत के जितने भी लवर हैं प्रत्येक को, टू क्लिंग टू द इंडियन सिविलाइजेशन, कि वो भारतीय सभ्यता से चिपके रहें। ओके, क्लिंग मतलब चिपकना, कि हमें भारतीय सभ्यता से, भारतीय परंपरा से चिपके रहना चाहिए। इवन एज अ चाइल्ड क्लिंग टू द मदर्स ब्रेस्ट, जिस प्रकार से एक छोटा बच्चा जो शिशु रहता है, ओके, 6 महीने 7 महीने या 1 साल का जो छोटा बच्चा है, जिस प्रकार से वो अपनी माँ के छाती से चिपका रहता है, उसी प्रकार से हमें भारतीय सभ्यता से भी भारतीय लोगों को चिपके रहना चाहिए। कहने का सेंस है कि इससे अलग नहीं होना चाहिए, इससे इतर नहीं जाना चाहिए, इसके बारे में डीप एनालिसिस, इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, सोचनी चाहिए, जांच करना चाहिए, लेकिन चिपके रहिए भारतीय सभ्यता से, क्योंकि यह अडिग है, इमूवेबल है और यही इसकी ग्लोरी है। पैराग्राफ नंबर 10 में महात्मा गांधी कहते हैं, आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट, मुझे पश्चिमी सभ्यता से नफरत नहीं है। अब हो सकता है इतना पढ़ने के बाद ऐसा लग सकता है कि महात्मा गांधी पश्चिमी सभ्यता को पसंद नहीं करते हैं, तो वहाँ जो है मतलब इस पॉइंट पे महात्मा गांधी अपने आप को क्लेरिफाई कर रहे हैं। आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट, मैं पश्चिमी सभ्यता का कोई नफरत नहीं हूँ। आई एम थैंकफुल, बल्कि मैं उनका धन्यवाद हूँ, ऑफ द वेस्ट, जो पश्चिमी है, जो पश्चिमी सभ्यता है, पश्चिमी परंपरा, मैं तो उनका धन्यवाद करता हूं। फॉर मैनी अ थिंग, बहुत सारी चीज़ों के लिए। आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, ये जो पश्चिमी सभ्यता की जो लिटरेचर है, किताबें हैं, कहानियां हैं, उनसे मैंने बहुत कुछ चीज़ें सीखी हैं। अब यहाँ कहते हैं बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन, और ये मॉडर्न सिविलाइजेशन जो आधुनिकतावाद है, मॉडर्न सिविलाइजेशन मतलब क्या है कि मशीनीकरण। जब बात की जा रही है मॉडर्न सिविलाइजेशन का, इसका मतलब आप मशीन से रिलेट कर सकते हैं कि मॉडर्न सिविलाइजेशन को ये थैंकफुल कहते हैं फॉर टीचिंग मी डैट, कि उन्होंने मुझे सिखाया है, ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। एक मिनट, एक लाइन मैं अगले लाइन में चला गया। दैट इफ आई वांट इंडिया टू राइज टू इट्स फुलेस्ट हाइट, कि अगर मैं भारत को उच्चतम ऊंचाई पे देखना चाहता हूं, कि जो इसकी कह सकते हैं कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, पावर है, स्ट्रेंथ है, जिस ऊंचाई पे मैं भारत को देखना चाहता हूं, आई मस्ट टेल माई कंट्रीमैन, तो इसके लिए मैं अपने देशवासियों को अवश्य कहूंगा, मस्ट, अब फ्रैंकली, बेझिझक, बिना कोई लपट के, बिना कोई संकोच के, फ्रैंकली, दैट आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, के आधुनिक सभ्यता के वर्षों और वर्षों तक अनुभव करने के बाद महात्मा गांधी इस बात को कहते हैं। यानी महात्मा गांधी क्योंकि मॉडर्न सिविलाइजेशन को देख चुके हैं, वे वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्री में भी वो जा चुके हैं, उनके बारे में रिसर्च कर चुके हैं, वहाँ की लाइफ को अपना मतलब एक उसमें इंगेज रह चुके हैं। तो उस वर्षों और वर्षों के अनुभव के आधार पर महात्मा गांधी इस बात को कहते हैं अपने देशवासियों को, बिना किसी झिझक के, क्या कहते हैं कि आई हैव लर्न टू वन लेसन, कि मैंने एक सबक सीखा है, फ्रॉम इट, इससे, यानी मॉडर्न सिविलाइजेशन से महात्मा गांधी कहते हैं मैंने एक सबक सीखा है, एंड दैट इज, और वह है
क्या है वो, दैट वी मस्ट सन, सन का मतलब होता है दूर होना, SHUN, सन दूर रहना, कि वी मस्ट सन इट एट ऑल कॉस्ट, के हर एक कीमत पे, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, कितना भी नुकसान उठाना पड़े, कितना भी त्याग करना पड़े, लेकिन हम लोगों को, इन भारतीय सभ्यता को, इस पश्चिमी सभ्यता और मॉडर्न सिविलाइजेशन और ये मशीनरी से, मशीन से जिसमें लत लग जाना, उलझ जाना, व्यस्त हो जाना, उसको टॉप मान लेना लिस्ट में, ऑन द लिस्ट, उससे हमें अलग रहना चाहिए, इससे हमें साथ नहीं रहना चाहिए। पैराग्राफ नंबर 11 में आते हैं। अब यहाँ एक बारीक सा क्वेश्चन आता है जो महात्मा गांधी कहते हैं, जो मैंने पहले बता भी दिया है कि व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन, है क्या वो मॉडर्न सिविलाइजेशन, क्या है मॉडर्न सिविलाइजेशन जिसकी बात बार बार की जा रही है। तो इट इज द वर्शिप ऑफ द मटेरियल, ये मटेरियल मतलब भौतिकवाद, मशीन, ओके, और कुछ नहीं। मटेरियल का मतलब क्या होता है, और जैसे लोग होते हैं, बहुत लोग मटेरियलिटी में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं अपने आप को, उनके लिए बेहतर कार, ओके, बेहतर ऐशो आराम की चीज़ें, बेहतर सुख सुविधाएं, वो उनके लिए एक लाइफ का एक अचीवमेंट हो जाता है, गोल हो जाता है। जबकि लाइफ का अचीवमेंट गोल तो सेटिस्फैक्शन होता है, जो कि सबसे बड़ी बात है। लेकिन यह बात समझ आती है एक एज पास होने के बाद किसी भी लोगों को, तो उस पर समझना चाहिए। तो क्या है मॉडर्न सिविलाइजेशन, इट इज द वर्शिप ऑफ द मटेरियल। मॉडर्न सिविलाइजेशन कुछ नहीं, इट इज द वर्शिप ऑफ द मटेरियल। ये भौतिकवाद, इन मशीनों की पूजा करना है, उनको मानना, उनको तवज्जो देना है। इट इज द वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन अस, ब्रूट का मतलब तो बुराई, इविल, कि हमारे अंदर जो बुराई है इसको पूजा करना, मतलब मशीनों की पूजा करना, हमारे अंदर की ब्रूटीनेस जो बुराई है उसके अंदर को पूजा करना, यही तो मॉडर्न सिविलाइजेशन है। इट इज अनएडल्टरेटेड मटेरियलिज्म, और एक ऐसा मटेरियलिज्म है जो कि अनएडल्टरेटेड है। अनएडल्टरेटेड कहने का मतलब होता है पूरी तरीके से भौतिकवाद है, मतलब मॉडर्न सिविलाइजेशन और कुछ नहीं, कंप्लीटली रूप से इसे भौतिकवाद कहा गया, मशीनों का युग कहा गया है। एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन नथिंग, और मॉडर्न सिविलाइजेशन जो आधुनिक सभ्यता है यह कुछ नहीं है इफ इट डज नॉट थिंक एट एवरी स्टेप ऑफ द ट्रायम्फ ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन। मॉडर्न सिविलाइजेशन में ट्रायम्फ का मतलब होता है विजय, जीत पाना, कि हर एक स्टेप पर, मॉडर्न सिविलाइजेशन में हर एक स्टेप पर, हर एक कदम पे ध्यान रखिएगा, इसमें सिर्फ मशीनों की पूजा, मशीनों पे विजय प्राप्त करना होता है, अपडेट करना होता है, लेटेस्ट मॉडल। हम लोग के मोबाइल देखते हैं तो मोबाइल में आज ये अपडेट आया, कल वो अपडेट आया, फिर वो अपडेट आया, आज वो मोबाइल, कल वो मोबाइल, आज टीवी, कल एलईडी, कल एंड्रॉयड, कल ये वो, सिर्फ अपडेट, एक एक मशीनों की पूजा करना और मशीनों को प्राप्त करना, और सेटिस्फैक्शन और अध्यात्म को दूर रखना और धर्म को नहीं मानना, ये लोगों का ज़्यादा विश्वास आजकल मॉडर्न सिविलाइजेशन में जा चुका है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। क्योंकि इंडियन सिविलाइजेशन अगर अभी तक स्टे है तो इसके नींव में, इसके फाउंडेशन में कोई ना कोई चीज़ तो खास है, हमारे पूर्वजों के द्वारा बोया हुआ, जिसका कंपैरिजन हम लोगों को यह समझौता कभी भी किसी सभ्यता से हमें कभी करना नहीं चाहिए। पैराग्राफ नंबर 12 में आते हैं। इट इज परहैप्स अननेसेसरी, यह शायद अनावश्यक होगा, इफ नॉट यूजलेस, शायद इसका कोई उपयोग भी नहीं हो, टू वे द मेरिट ऑफ टू सिविलाइजेशन, कि दो सभ्यताओं को मेरिट के आधार पर तुलना करना, ये कभी भी, मतलब ये कह रहे हैं कि शायद ये अनावश्यक हो। महात्मा गांधी जी ये कह रहे हैं कि ये इंडियन सिविलाइजेशन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो वो इसमें इस बात को मतलब ऐड कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं कि शायद दो सभ्यताओं को तुलना करना सही नहीं है। इट इज लाइकली दैट, ऐसा कह सकते हैं, दैट द वेस्ट हैज इन्वॉल्व्ड अ सिविलाइजेशन सूटेड टू इट्स क्लाइमेट, कि जो वेस्ट के जो लोग हैं, जो पश्चिमी सभ्यता के लोग हैं, वो ऐसी उन्होंने सभ्यता बना ली है, सूटेड टू इट्स क्लाइमेट, जो वहाँ के क्लाइमेट को सूट करता हो। कहने का से कि पश्चिमी सभ्यता के लोग जो रहे, अमेरिका के जो लोग जैसे रहते हैं, वो उनके क्लाइमेट के अनुसार उनको सूट करती हो, एंड सराउंडिंग्स, और उनके सराउंडिंग जो आस पड़ोस के जैसे वातावरण उनको सूट करता हो। एंड सिमिलरली, और उसी तरीके से, वी हैव अ सिविलाइजेशन, हम लोगों की अपनी एक सभ्यता है, सूटेड टू आवर कंडीशंस, जो हमारी स्थितियों को सूट करती है, एंड बोथ आर गुड इन देयर ऑन रिस्पेक्टिव स्पेस, और दोनों जो है अपने अपने जगह पे सही है। इसलिए महात्मा गांधी कह रहे हैं कि दोनों का कंपैरिजन करना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी चाहिए कि अमेरिका के लोग जिस तरह से रहते हैं वो उनके क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। भारत के लोग जिस प्रकार से रहते हैं, जिस प्रकार से खान पान वस्त्र का यूज करते हैं, वो यहाँ के क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। इसलिए हमें कॉपी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अमेरिका की जो क्लाइमेट है, जो उनकी मतलब जिस प्रकार का उनका सराउंडिंग्स है, वो भारत में तो हमेशा रहती नहीं है। इसलिए हमें अमेरिकी सभ्यता को पूरी तरीके से कॉपी कर ले, ये जरूरी तो है नहीं, और अमेरिका के लोग भारतीय सभ्यता को कॉपी कर ले, ये उनके लिए जरूरी नहीं है। तो दोनों की सभ्यताएं क्या है,
अलग अलग दिख जाती हैं। जिसे एक अमेरिकी सभ्यता में ज़्यादातर ब्लैक एंड वाइट जो कोट होता है उसकी परंपरा होती है कि पूरा टाई लगाना। ओके, भारतीय परंपरा में ये कभी देखा नहीं गया। रीज़न ये होता है कि जो अमेरिकी यानी पश्चिमी सभ्यता है वहाँ पे ठंड का असर ज़्यादा होता है, इसलिए वो अपने आप को पूरी तरीके से वो टाई क्या है, टाई मतलब टाइट करना, एक तरह से वो पैक करते हैं अपन, जिससे ठंड हवा अंदर ना जा पाए। जबकि भारतीय सभ्यता में देखिएगा, मतलब भारतीय सभ्यता नहीं, भारतीय लोगों को अक्सर देखा जाता है कि अगर किसी वो शादी के सीजन में भी जा रहे हैं, चाहे वो जून जुलाई की गर्मी क्यों ना हो, वो पसंद करते हैं टाई एंड कोट पहनना। उन्हें ये नहीं मालूम है कि वहाँ टेम्परेचर कम होने के वजह से, वहाँ गर्मी लेने के वजह से शरीर की जो गर्मी है वो अंदर ही रहे, इसके लिए वो टाई एंड कोट का यूज़ करते हैं, जिससे बाहरी टेम्परेचर जो सराउंडिंग्स है, क्लाइमेट, उसका प्रभाव शरीर पे ना पड़े। लेकिन जून जुलाई में कोट पहनना, इसका लॉजिक कहाँ से आता है, ये तो समझना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपको 35 से 40 डिग्री सेल्सियस मिलती है, ऊपर से आप टाई कोट लगा लिए तो वो तो टेम्परेचर और बढ़ा देगा। तो ये एक सेंस होता है कि हमें किसी सिविलाइजेशन को कॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं आती है। चलते हैं पैराग्राफ नंबर 13 में।